बाजार के इस दौर में हर निवेशक एक ही तलाश में है, कम रिस्क में दमदार मुनाफा। इसलिए हम आज बात करेंगे उस स्वीट स्पॉट यानी कि मिड कैप की, जिसने पिछले एक साल में खराब रिटर्न्स दिए लेकिन रिकवरी भी सबसे ज़्यादा आई है। चलिए आज बात करने के लिए हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज़ के CFP हर्षवर्धन रुंगटा जुड़े हैं। हर्षवर्धन जी, तो पहली बात तो ये कि मिड कैप को स्वीट स्पॉट क्यों माना जा रहा है? लार्ज कैप स्लगिश हैं, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी है, क्या सिर्फ इसलिए या कोई और कारण भी है यहाँ पर? नहीं अनुज जी, देखिए अगर हम पूरे मार्केट को डिवाइड करें जो एम्फी के डेफिनेशन है, तो पहले तो मिड कैप लार्ज कैप है क्या, सो जस्ट वेरी क्विकली उसे हम कवर कर लें। एम्फी की डेफिनेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन वो लार्ज कैप है। उसके बाद में जो 150 कंपनियां हैं वो मिड कैप, और उसके बाद 250 कंपनियां स्मॉल कैप। तो एक सिंपल मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड पॉइंट से बताऊं, 1 लाख करोड़ से लेकर 19 लाख करोड़ की जो कंपनी मार्केट कैप है वो है लार्ज कैप। उसमें आ गई आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑफ कोर्स जो टॉप मोस्ट कंपनी, गोइंग अप टू डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज। मिड कैप में 35,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की ये जो मार्केट कैप की कंपनीज हैं वो मिड कैप में आती है। और इनमें नाम जो टॉप की हैं वो श्री सीमेंट, और जो आपकी 250th कंपनी है वो है ग्लोबल हेल्थ। ओके, स्मॉल कैप 251 से स्टार्ट होती है, उनका मार्केट कैप टिपिकली 12,000 करोड़ से 35,000 करोड़ तक रहेगा। उसमें ACC से लेके फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज तक आ जाती है। ये आपका हो गया डिवीजन विथ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। अब ये पॉइंट है कि नॉर्मल हम जितने भी म्यूचुअल फंड शोज वगैरह कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा था जब हम सुनते थे कि सबके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है। क्यों? क्योंकि हम एज रिटेल इन्वेस्टर्स वो रिटर्न्स चेस करते हैं। ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। तो ये कहाँ तक सच है? एक्चुअली दैट इज़ द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो क्या आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही? तो ये रिलेशनशिप समझने के लिए थोड़ा बैक टेस्टिंग डेटा अगर हम देखेंगे तो ये निकल के आता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, एक 10 ईयर्स का लमसम डेटा लेते हैं हम, कि अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए किया है और रोलिंग रिटर्न डेटा जो है वो हम 1 ईयर का लेते हैं। बेसिकली इट कैप्चर्स ऑल मार्केट साइकिल्स। आपको पिछले 10 साल में मार्केट ने हर साल में किस तरह का एवरेज रिटर्न दिया वो हम निकाल पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आप खाली लार्ज कैप, मिड, स्मॉल कैप की स्टैंडर्ड डिविएशन ले लें, एसेंशियली समझ लीजिए वॉलेटिलिटी। लार्ज कैप का वॉलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है 16.28, मिड कैप का है 25.51, ओके, स्मॉल कैप है 34.02। क्लियर है कि स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी, ये बहुत क्लियर है। मिड कैप में उससे कम और लार्ज कैप में उससे भी कम। जो हम कहते हैं कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं वो लार्ज कैप में डालें, जो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं मिड कैप में, और जो बहुत रिस्क लेना चाहते हैं वो स्मॉल कैप में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये पॉइंट रखिएगा इसको। तो मतलब मिड कैप में स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न है और कम वॉलेटिलिटी। नो, यस एग्जैक्टली। सो हम आ रहे हैं कि पहले तो हम वॉलेटिलिटी को समझ लें कि वॉलेटिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। लार्ज कैप में सबसे कम है, मिड कैप में उससे ज्यादा, और स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा। तो ये तो सिर्फ वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आप मीडियन रिटर्न्स पे आइए, ठीक है, कि रिटर्न्स कितना ईच कैटेगरी ने दिया है, जो हम मीडियन रिटर्न्स ले रहे हैं। ओके, लार्ज कैप का मीडियन रिटर्न इन द लास्ट 10 इयर्स लमसम इन्वेस्टमेंट है 11.6%, मिड कैप है 14.9 एंड स्मॉल है 10.4। अगर इसे हम अभी वॉलेटिलिटी से कंपेयर करें, वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा थी एंड रिटर्न उसके सामने 10.4 है। मिड कैप में वॉलेटिलिटी मीडियम थी, बीच की थी, और उसमें रिटर्न है 14.9। तो हम ये जो सुनते हैं, समझते हैं और बिलीव करते हैं कि जितना ज्यादा रिस्क मैं लूंगा मेरी पोटेंशियल ऑफ रिटर्न ज्यादा है, दैट इज नॉट ट्रू। तो इसलिए मिड कैप एकदम सही exactly. दैट इज वाई स्वीट स्पॉट में मिड कैप आता है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉम्बिनेशन देखें, आपका स्वीट स्पॉट वहां आता है। तो बेसिकली ज्यादा फोकस लार्ज कैप और मिड कैप में रहे, थोड़ा सा अगर चाहें तो आप स्मॉल कैप ऐड करें। एब्सोल्युटली। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्टैंड पॉइंट में मैं वैलिडेट ये भी करना चाहूंगा जो हरीश जी ने भी बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड एक कैटेगरी बन जाती है जहां पे चॉइस, आई मीन सिलेक्टिवली फंड मैनेजर स्मॉल कैप की कंपनीज पिक कर सकते हैं, लेकिन प्रेडोमिनेंटली उनका लार्ज एंड मिड कैप में एलोकेशन रहता है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी एक मिड कैप की। एक और टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है मल्टी एसेट। मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, और इस समय अगर किसी को एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है कोई, तो इस समय अगर फ्रेश स्टार्ट करना हो इन्वेस्टमेंट, तो क्या एसेट एलोकेशन बेस्ट होगा फिर? या सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों कारण मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दुविधाएं होती हैं इन्वेस्टर्स के माइंड में। पहले तो अगर मेरे पास लमसम है क्या करूँ, दूसरा हमने हमेशा एसेट एलोकेशन की बात की है कि भाई जब भी आप इन्वेस्ट करें आप पैसे को डिवाइड करें, आप इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, इन्वेट्स, प्रेशियस मेटल, सबको कॉम्बिनेशन में बनाएं।
अब एक रिटेल इन्वेस्टर जब वो इन्वेस्ट करने के जाता है तो बोले कैसे मैं मैनेज करूं? अगर मान लीजिए मैंने शुरुआत की भी कि मैं 30% डेट में डाल रहा हूँ, 40-50 इक्विटी में डाल रहा हूँ, गोल्ड में 10-20 डाल रहा हूँ, बाकी मैं उसे मैनेज कैसे करते रहूँ? तो ये सोल्यूशन, इसी चीज़ का जो सोल्यूशन वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जो सेबी की डेफिनेशन, जो डेफिनेशन के बेसिस पे है, वो ये है कि मिनिमम 3 एसेट्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने, मिनिमम एलोकेशन उसमें 10% का होना ही है। सो 3 एसेट्स तो आपके होंगे ही। सो इक्विटी, डेट और प्रेशियस मेटल्स आ ही जाता है उसमें। अब इन दिनों हम देखेंगे रीट्स और इनविट्स भी पोर्टफोलियो में ऐड किया जा रहा है। तो आपको एक ही स्कीम में पैसे लगाने और आपको सारे एसेट्स में एलोकेशन मिल रहा है। सो मल्टी एसेट एलोकेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम करता है जहां उन्हें रेगुलरली रीबैलेंस नहीं करना है, उन्हें खुद से नहीं करना है, फंड अपने आप से करते रहता है। आपको मल्टीपल एसेट्स एक ही स्कीम में मिल गई। कंजर्वेटिव अगर आप हैं तो आप वैसी स्कीम लीजिए जिसमें इक्विटी का पोर्शन कम है कंपेयर टू रियल एस्टेट, रीट्स, इनविट्स, डेट एंड प्रेशियस मेटल्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। सो इट जस्ट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट कि आपको एक ही स्कीम में पैसे लगाने, आपको ऑटोमेटिकली मल्टीपल एसेट्स आपके पोर्टफोलियो में आ गए। ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड्स के पास है मल्टी यस, ऑलमोस्ट। Okay. इट्स अ वेरी पॉपुलर कैटेगरी, बहुत पॉपुलर कैटेगरी। सो कोई भी फंड हाउस पीछे नहीं रहना चाहता कि ये ऑफर नहीं करे। इनका कितना ईयूएम होगा करीब आज की डेट में? आई गेस इट वुड बी इन एक्सेस ऑफ अबाउट क्लोज टू अबाउट 2 लाख करोड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 1,80,000 करोड़ तक पहुंच गया। 1,80,000 करोड़ के करीब पहुंच गए, जिसमें इक्विटी कितना होगा? और वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज हर फंड हाउस के अलग अलग इक्विटी एलोकेशंस हैं। किनके पास आप देखेंगे, सो 35% मिनिमम रखेंगे वो, तो आपका जो एलोकेशन होगा वो आपका मिनिमम 35% से लेकर गो अप टू अबाउट 70 to 80%। ओके, 35% मिनिमम इक्विटी है फ्रॉम अ टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम टैक्सेशन कि वो मिनिमम 35 बिकॉज 3 एसेट्स में रखनी ही है। बाकी गोल्ड भी हो सकता है। यस, सो दे विल हैव इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, रीट्स, इंटरनेशनल इक्विटी, इनविट्स, सब आ जाएंगे इसके अंदर। इंटरनेशनल इक्विटी तो आजकल बहुत फंड्स ने थोड़ा सा कम कर दिया है ना? उनका ऑटोमेटिक एलोकेशन कम हो रहा है क्योंकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द आरबीआई लिमिट्स। जब वो रिलैक्स की गई नहीं की गई हैं, तो ऑब्वियसली उनका धीरे धीरे इंटरनेशनल इक्विटी का जो एलोकेशन वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। चलिए हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल